अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और हम लोग 10th फिज़िक्स पढ़ रहे थे। हमने बच्चों दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, यानी कि 11वां चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था फिज़िक्स का। आज हम इसका सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, जो कि आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स है। साउंड वेव्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने कहा था वेव्स दो तरह की होती हैं। एक ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है, मतलब कि चलने के लिए रास्ते की या वास्ते की ज़रूरत होती है, किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी सहारे की ज़रूरत होती है। और कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती, बिना किसी सहारे के चलती हैं। तो हमने कहा था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी कि लाइट रेज हैं, एक्स रेज हैं, ये सारी की सारी जो हैं वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और फिर हमने कहा था जो वेव्स पानी के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, जो रस्सी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, रिपल टैंक के थ्रू हमने प्रोड्यूस करवाई थी। और फिर हमने कहा था जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स को चलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। ये सारी ऐसी वेव्स हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। बच्चों उसके बाद ये जो साउंड वेव्स हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है उनको मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। मैकेनिकल वेव्स भी दो तरह की होती हैं। कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो ट्रांसवर्स, मतलब कि जिनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं, मोशन एक साइड पे है, पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं, जिस तरह वाटर वेव्स हमने प्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, ऐसी वेव्स जिनके पार्टिकल्स मोशन के, मतलब के प्रोपगेशन के, वेव मोशन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, हमने कहा था वो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। और ऐसी वेव्स जिनके पार्टिकल्स वेव मोशन के साथ साथ यानी कि पैरेलल मूव करते हैं, हमने कहा था वो हमारे पास जो वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। बच्चों आज हमारे पास जो वेव्स हैं ये साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके पार्टिकल्स मोशन, यानी कि जो वेव का जो मोशन है, जो वेव की डायरेक्शन उसके साथ साथ मूव कर रहे होते हैं। अब देखो वेव आपकी तरफ आ रही है, मैं बोल रहा हूँ आपकी तरफ वेव आ रही है, ये वेव आपकी तरफ जा रही है, और जो पार्टिकल्स होंगे, मीडियम पार्टिकल्स होंगे, वो भी इसके साथ साथ चलेंगे। मीडियम पार्टिकल्स अब ऊपर नीचे नहीं होंगे, अब मीडियम पार्टिकल्स साथ साथ चलेंगे। क्लियर? जिस साइड पे वेव मूव करती है उसी साइड पे पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। जब मीडियम के पार्टिकल्स और वेव की डायरेक्शन सेम हो जाए, हम कहते हैं कि ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। क्लियर है बच्चों? अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हमने, इनकी जो साउंड वेव, इनकी नेचर हमने प्रूव करने के वाकई ही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, उनको हमने देखना है। तो बच्चों ये आपके पास जो है आपने इसको प्रूव करना है ट्यूनिंग फॉर्क के साथ। ट्यूनिंग फॉर्क बच्चों आपके पास एक लैब के अंदर एक ऐसा मशीन है, एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से वाइब्रेशंस क्रिएट किए जाते हैं। जो ट्यूनिंग फॉर्क है, इसके प्रॉन्ग जो होते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क का जो मोशन होता है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जिस तरह हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, सेम टू सेम ट्यूनिंग फॉर्क का भी मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो होता है। कौन सा मोशन होता है? टू एंड फ्रो मोशन। फ्रो मोशन ये आपके पास कौन सा मोशन है जो किसी एक पॉइंट के आगे पीछे मूव करेगा, उसका नाम है टू एंड फ्रो मोशन। बच्चों ये आपकी बुक के ऊपर एक डायग्राम बनाई गई है, आपने उसके जरिए से इसकी लॉन्गिट्यूडनल नेचर को समझना है। यहाँ पर मैं आपको समझाने लगा हूँ। बच्चों ये आपके पास जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, जब हम नहीं बात कर रहे होते, तब जो हवा होती है, हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं, वो यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं। उनकी जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है। डेंसिटी क्या चीज होती है बच्चों? डेंसिटी, डेंसिटी मैस बटा वॉल्यूम होता है, मतलब कि कितने से जगह पर कितना वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब कि किसी एक जगह पर कितना मैस ऑक्यूपाई कर रहा है, मैस कितना किसी जगह पर है किसी चीज का। जिस तरह कि आपके पास पानी ले लो, गिलास के अंदर जितना पानी आएगा वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। बच्चों जो हवा होती है उसकी जो डेंसिटी होती है हर जगह पर वो सेम होती है जब बात नहीं की जाती, या जब हवा के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं करवाए जाते, वो सारी की चीजें वहां पर जो है वो कांस्टेंट होते हैं। प्रेशर कांस्टेंट होता है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है। हमने प्रेशर और डेंसिटी को ज़हन में रखते हुए ये हमने समझना है। तो बच्चों ये आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इस तरह का होता है ट्यूनिंग फॉर्क है। नॉर्मल कंडीशंस में आप ये समझ लें कि यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, एयर पार्टिकल हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं,
उनका जो मोशन है वो क्या है, जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर है? अभी मैंने कहा था इसका जो मोशन होता है वो टू एंड फ्रो मोशन होता है, जिस तरह सिंपल हार्मोनिक का मोशन होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जरा इसको समझ लें। आपके पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ये वाला मोशन होता है कि आपने इस बॉब को, इस गोली को एक साइड पे जाके मूव करवाना है, एक पॉइंट ए पर लेकर। जैसे यहाँ से रिलीज करोगे, ये दो पॉइंट ओ, ए और बी, इन दो पॉइंट्स के गिर्द जो होगा ये मूव करना शुरू कर देगा आगे पीछे। ये टू एंड फ्रो मोशन होता है। क्लियर है? अब हमने प्रूव करना है कि जिस तरह ये टू एंड फ्रो मोशन है, ये आपके पास जो ऑसिलेट करेगा, जो आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका मोशन भी टू एंड फ्रो होगा। क्लियर है? इसी बातों को आपने जो है वो नोट करना है। अब ये यहाँ पर आपके पास ये पड़ा हुआ है, ये मेन पोजीशन पे पड़ा हुआ है, रेस्ट फॉर्म में है, कोई ये मूव नहीं कर रहा, हवा के पार्टिकल सारे अपनी नॉर्मल कंडीशन में है। आपने क्या किया, इस ट्यूनिंग फॉर्क को आप हवा के अंदर ऐसे मूव करवाओगे। आपने समझना, इसको ज़हन में ले आकर नहीं सोचना इसको। आपने ट्यूनिंग फॉर्क को आके धक्का दिया, जैसे ही धक्का दिया जितने भी पार्टिकल्स होंगे हवा के, उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने से क्या होगा कि जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे, जहां पर प्रेशर कम होगा वहां पर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे नहीं होंगे, वो अपनी नॉर्मल हालत में रहेंगे। क्लियर? अच्छा बच्चों, आपने सेकंड में क्या किया, यहां से मीन पोजीशन से हटाकर इसको जो है, अब दूसरी डायग्राम है, आप इसको आगे की तरफ मूव करवाओगे ट्यूनिंग फॉर्क। क्लियर है? अब जैसे आपने ट्यूनिंग फॉर्क को आगे की तरफ मूव करवाया, ये ऐसे धक्का लगाएगा। एयर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, दब जाएंगे। जो यहाँ पर होंगे एयर मॉलिक्यूल्स, इस जगह पर होंगे जहां पर इसने धक्का लगाया, वो क्या होंगे, कंप्रेस हो जाएंगे आपस में, एक दूसरे के साथ वो दब जाएंगे। लेकिन जो दूसरे मॉलिक्यूल्स थे वो अपनी नॉर्मल हालत में हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ वो वाले मॉलिक्यूल्स दबेंगे जिसको ये धक्का लगाएगा, थोड़ी सी दूर तक ये दब जाएंगे। जब ये काम होगा तो बच्चों इस सिचुएशन में प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर के इंक्रीज होने से बच्चों डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी भी क्या करेगी, बढ़ जाएगी इस जगह की जहां पर ये कंप्रेस हुए हैं, बीच में दब गए। डेंसिटी क्या होता है, भारीपन। इनका जो वजन है, इनका जो भारीपन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल्स से दूर दूर होंगे तो कम उनकी डेंसिटी होगी। जैसे आप उनको कंप्रेस करके पास लेके आओगे तो वो भारी हो जाएगी, वो जगह जो होगी वो भारी हो जाएगी, और वहां पर जो होगा मॉलिक्यूल्स का जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर जो डेंसिटी है इस जगह पर ये इंक्रीज होगी डेंसिटी। क्लियर है? और इस चीज का नाम बच्चों क्या है, कंप्रेशन। मतलब कि आपने इस चीज को कंप्रेस किया हुआ है, ये कंप्रेशन है। फिर आपने क्या किया, एक चक्कर कैसे कंप्लीट होता है, जरा इधर देखिएगा। आपने बॉम्ब को उठा के ए पर ले गए, जहां से आपने रिलीज किया दोबारा ओ पे गए, फिर ये बी के ऊपर आ गए इधर। अब हमने क्या करना है, ये इधर था ओ पे था, आप इसको ए पे ले गए। अब आपने इसको वापस ओ से होते हुआ दोबारा आपने इसको पीछे की तरफ लेके जाना है, यानी कि आप बी कंडीशन पे लेके जाओगे। अब आप जो है इस मीन पोजीशन से इसको पीछे की तरफ लेके जाओगे, ये आपके पास इधर बनेगा। आप इसको उठा के पीछे की तरफ लेके जाओगे, आपका जो ट्यूनिंग फॉर्क होगा आप इसको पीछे की तरफ धकेलोगे। जब पीछे की तरफ धकेलेंगे तब क्या होगा, हमने इसको पीछे की तरफ धकेला, यहाँ पर जो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। क्यों, अब उनको एकदम से रिलैक्स हो गए। आपने जो प्रेशर लगाया हुआ था आपने एकदम से रिलीज किया, और ये सारे जो होंगे ये रिलैक्स हो जाएंगे, वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आना शुरू हो जाएंगे। और आपका ये जो है ये वाला, ये क्या था, कंप्रेशन था, ये आगे की तरफ इधर कहीं पर होगा, और यहाँ पर इसके साथ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो हट जाएंगे, वो नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे। तो जब ये वाला आपके पास पार्ट बनेगा, ये वाला जो मैंने ब्लैक कलर में बनाया है, तो बच्चों ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास रेरेफेक्शन बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर हो गए। जैसे आपने उसको पीछे की तरफ हटाया, मॉलिक्यूल्स क्या थे, हवा के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, और आपके पास एक रेरेफेक्शन बन गया। क्या बन गया जी, रेरेफेक्शन। इस चीज का नाम क्या है, रेरेफेक्शन। बच्चों अब इसके अंदर क्या होता है, जब रेरेफेक्शन क्रिएट होता है, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। हवा के जो मॉलिक्यूल्स थे वहां से
अब पहले दबे हुए थे, आपने जैसे ही रिलीज किया, इसको हटाया यहाँ से, तो मॉलिक्यूल्स भी दूर दूर होना शुरू हो गए। तो इसका मतलब है कि डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी भी कम हो गई, और डेंसिटी के साथ साथ इसका जो प्रेशर था वो भी कम हो गया। हुआ यहाँ पर डेंसिटी भी इसकी कम हो गई, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी इसकी, डेंसिटी के साथ क्या हुआ, डेंसिटी भी क्या हो गई, और इसका जो प्रेशर था, ये दोनों चीजें बच्चों डिक्रीज हो जाएगी। अब ये कम हो जाएंगी। पहले ये दोनों चीजें इंक्रीज हुई थी, दूसरे स्टेप में जब रेयरफेक्शन क्रिएट होंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बच्चों इस तरह जैसे ही आप हवा के अंदर या रबर पैड के ऊपर ट्यूनिंग फॉर्क को मारते हो, तो उसके जो प्रांग होते हैं उनकी वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती हैं। वही जो वाइब्रेशन होती हैं जब राइट साइड पे यानी कि इस साइड पे मूव करेंगे तो क्या होगा कि पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। प्रांग था, यहां पर मूव करेगा, पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जब पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा वो कंप्रेस हो जाएंगे, कंप्रेस होने की वजह से वहां पर कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर प्रॉन्ग जब पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल जो दब गए थे अब वो क्या होगा कि उनके जो दरमियान जो फासला था उनके ऊपर प्रेशर कम हुआ। प्रेशर कम होने की वजह से दरमियान में जो फासला था वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होने की वजह से आपके पास जो है वो रेयरफेक्शन क्रिएट हो जाएंगे। रेयरफेक्शन और कंप्रेशन, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन। क्लियर बच्चों। अब हम देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये आपके पास जो थी इसकी कंप्लीट जो थी रिप्रेजेंटेशन थी। हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। हमने पढ़ा था जो इस तरह की वेव्स होती हैं, जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, उनका ग्राफ ऐसे बनता था। क्लियर है। इनका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, इनका ग्राफ भी वैसे बनेगा, उसको आपने समझना है। इसको ये देखते हैं जी बच्चों। अब आपने ये जरा समझना है कि इसका ग्राफ हमने कैसे बनाना। हमने कहा था जो लॉन्गिट्यूडनल या हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं कि मैकेनिकल वेव्स को हम कहते हैं कि वो इलास्टिक वेव्स होती हैं। इलास्टिक वेव्स, जरा इसको देखिए, इलास्टिक वेव्स क्या होती हैं। यहाँ पर हवा के मॉलिक्यूल्स से, मैं इनको थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखिएगा, ये ट्यूनिंग फॉर्क था। क्लियर। जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क को हमने रबर पैड के ऊपर मारा, मॉलिक्यूल्स के ऊपर रखा, तो इसके जो प्रॉन्ग होंगे बच्चों, ये प्रॉन्ग जो होंगे ये आगे पीछे वाइब्रेशंस करना शुरू कर देगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा। ये जो प्रॉन्ग होंगे इन मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे। क्या करेंगे, इनके साथ टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। जैसे ही टकराएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये आगे की तरफ इनका मोशन हो जाएगा। क्लियर है। आगे की तरफ भागेंगे, ठीक है। दूसरे के साथ ये टकराएंगे तो थोड़ी सी जगह पर, जितनी जगह पर ये टकराएंगे वहां पर ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो होंगे वो क्लोज आ जाएंगे, जो आपके पास कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। कंप्रेशन क्रिएट हो गया, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ दब गए, इस जगह पर टकराने लग गए एक दूसरे के साथ, वाइब्रेशन होना शुरू हो गया। अब क्या होगा, जैसे आपने इसको पीछे की तरफ रिमूव किया, ये जो मॉलिक्यूल्स थे आगे की तरफ जा रहे थे, ये दोबारा क्या होंगे, अपनी ओरिजिन। अब देखो फर्स्ट करो, ये मूव करके इसके साथ टकराने के लिए इधर आगे की तरफ मूव करके, जैसे ही आपने इस ट्यूनिंग फॉर्क को पीछे की तरफ लिया तो यही जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आना शुरू हो जाएंगे, जहां पर थे वहीं पर आना शुरू हो जाएंगे, बल्कि उससे थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करेंगे। आप जिस बॉल को थोड़ा सा आप धक्का दो ना, वो बांधी हो पेंडुलम के साथ, वो आगे की तरफ जाएगी तो वो मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगी, वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगी। क्लियर। तो ये मॉलिक्यूल भी थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे। इनका जो मोशन होगा, अब मॉलिक्यूल का मोशन पीछे की तरफ आएगा जब आप इसी ट्यूनिंग फॉर्क को पीछे की तरफ धकेल के ले जाओगे। फॉर्क को पीछे की तरफ लेके जाओगे, जो मॉलिक्यूल कंप्रेस हो गए थे वही मॉलिक्यूल क्या होंगे, वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमने कहा था ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनको इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं। इलास्टिक वेव्स, इलास्टिक समझ रहे हो ना, कि जिस चीज को आप खींचो फिर दोबारा छोड़ो अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए, वो इलास्टिक होते हैं। अब आपने इन दो चीजों को ज़हन में रखना है। इसका हमने ग्राफ बनाना है। तो बच्चों आपकी बुक पे साइड पे बना हुआ होगा, यहाँ पर लाइनें लगी होंगी, बिल्कुल साथ साथ लाइनें हैं, फिर जो है वो थोड़ी दूर दूर लाइनें होंगी, फिर साथ साथ लाइनें होंगी। तो आपकी बुक की साइड इंफॉर्मेशन में ये इस तरह की लाइनें लगी होंगी, और वहां पर बच्चों जो इसका ग्राफ बनाया गया है, वो जो ग्राफ है वो भी इसी तरह का है।
इस तरह, जिस तरह हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स का ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ भी वैसे ही बनता है। इसको समझो जरा क्यों ऐसे बन रहा है बच्चों। इसके अंदर होता क्या है कि जब आप राइट साइड की तरफ जाते हो, मतलब कि आप फॉरवर्ड जाते हो, ये मॉलिक्यूल्स की तरफ जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। जब आगे की तरफ मूव करेंगे तो आपका जो ग्राफ होगा वो ऊपर वाली साइड पे आएगा, यानी कि उसका पॉजिटिव साइड क्रिएट होगी, ऊपर मैक्सिमम साइड पे जाएगा। क्लियर है? फिर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वापस आएंगे। जैसे ही आपने इसको रिमूव किया, मॉलिक्यूल्स वापस आना शुरू हो गए, अपनी ओरिजिनल हालत की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने कहा था कि जब आपके पास पेंडुलम हो, उसको आप रिलीज कराओ ए से, तो ये क्या होगा, वापस अपनी मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, ये थोड़ा पीछे जाएगा। क्लियर है? तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे जहां पर ये थे वहीं नहीं रुकेंगे, बल्कि थोड़ा सा पीछे जाएंगे। तो इनका मोशन जो है अब क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। जब मोशन पीछे की तरफ होता है, जीरो से मीन पोजीशन से होके पीछे की तरफ जब इसका मोशन होगा, तो ये जो नीचे वाली साइड होगी ये कंस्ट्रक्ट होगी। बात की समझ आ रही है ना? इसके क्रस्ट और ट्रफ कैसे बने हैं, जब मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे, आगे दूसरे को धक्का देंगे, तो ऊपर वाली पॉजिटिव वाली साइड, यानी कि ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये आपके पास एक लाइन बन गई है, ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाली साइड पे होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है, लाइन के नीचे वाली साइड पे नेगेटिव वैल्यू होती है। तो अब जब ये धक्का देगा, आगे की तरफ कंप्रेस करेगा, तो ये पॉजिटिव वाली साइड पे ग्राफ बनेगा। क्लियर है? और जब ये वापस अपनी जो मेन पोजीशन की तरफ आएगा, वापस आएगा, पीछे की तरफ आएगा, तो ये नेगेटिव वाली साइड की तरफ आएगा। वापस मुड़ने का मतलब है नेगेटिव पोर्शन बनेगा, और आगे जाने का मतलब है पॉजिटिव पोर्शन बनेगा। तो इस तरह इसकी जो वेव्स होती हैं वो कंस्ट्रक्ट होती हैं, क्योंकि ये आपके पास इलास्टिक वेव्स होती हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जो है वो जनरेट हो रही होती है। क्लियर बच्चों? तो ये आपका जो था एक लॉन्गिट्यूडनल नेचर थी। यहाँ से हमें ये पता चला कि जब ट्यूनिंग फॉर्क को हवा के अंदर मूव करवाया जाता है, उसके प्रोंग की वाइब्रेशंस की वजह से मॉलिक्यूल्स जो एयर के होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कंप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जनरेट होते हैं। तो बच्चों, एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। या एक रेयरफेक्शन से अगले रेयरफेक्शन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। और आपने ज़हन में रखना कि जब कंप्रेस ज़हन में लेगा कि कंप्रेस होता है दबाना। जब कंप्रेशन होगा तो एयर मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस होगा, जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्लोजेस्ट होंगे, बिल्कुल पास होंगे। जब रेयरफेक्शन होगा तो एयर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो दूर हट जाएंगे। रेयरफेक्शन के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर होते हैं, और कंप्रेशन के अंदर जो हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास होते हैं। तो बच्चों, इस तरह जो है हमारा साउंड जो है वो मूव कर रहा होता है हवा के अंदर, जिससे दूसरे के कान में पड़ता है, तो सेंसेशन ऑफ वॉइस, यानी कि वो हमारा साउंड जो है, हमारी जो आवाज़ है उसको वो फील कर सकता है। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अल्लाह हाफिज़।